नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा करने का प्रयास करेंगे प्रशांत किशोर की रणनीति का, प्रशांत किशोर की राजनीति का। प्रशांत किशोर जिस धारा की राजनीति बिहार में करने का प्रयास कर रहे हैं वो धारा है मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की राजनीति बिहार जैसे राज्य में अगर देखा जाए तो 30-35 वर्षों से मुद्दों की राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तियों की राजनीति होती रही है। मैं क्यों कह रहा हूं उसके पीछे कारण को समझिए कि 90 से 2005 तक या तो लालू प्रसाद हां और लालू प्रसाद ना में ही चुनाव होता गया। आज भी अगर हम उसके बाद देखें अगर तो नीतीश कुमार हां या नीतीश कुमार ना, लालू प्रसाद हां या लालू प्रसाद ना, नरेंद्र मोदी हां या नरेंद्र मोदी ना, यही मुद्दे हैं चुनाव के मुख्य रूप से। हाँ, छिटपुट मुद्दे और जो और मुद्दे भी हैं तो उसमें मुद्दे हैं कौन? चिराग पासवान हां या चिराग पासवान ना, उपेंद्र कुशवाहा हां या उपेंद्र कुशवाहा ना, जीतन राम मांझी हां या जीतन राम मांझी ना, यही मुद्दे हैं बिहार में। लेकिन प्रशांत किशोर इस चुनाव को नहीं चाहते। उनके जो प्रयास है और कर भी नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि प्रशांत किशोर या लालू प्रसाद हां लालू प्रसाद ना के अंदर लालू प्रसाद का काम नहीं बल्कि लालू प्रसाद की जाति बोलती है। नीतीश कुमार हां या नीतीश कुमार ना में नीतीश कुमार की जाति बोलती है। लेकिन प्रशांत किशोर की जाति में वर्तमान समय में राजनीति, बिहार की राजनीति में वो ताकत नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सके। उनकी जाति में ताकत नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जाति में वो ताकत थी। नीतीश कुमार की जाति में और नीतीश कुमार के जातिगत समीकरण में वो शक्ति है। बीजेपी की जाति में और बीजेपी के जातिगत समीकरण में वो शक्ति है कि बीजेपी सत्ता में आए या विपक्ष में बैठे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों के आधार पर बिहार में चुनाव को लड़ने का फैसला किया है और जिन मुद्दों के आधार पर वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्या वो सफल होगा या नहीं होगा ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का राजनीतिक इतिहास क्या है, प्रशांत किशोर के मुद्दे क्या हैं और इसके सफलता की संभावनाएं कितनी हैं। अगर इन तीनों आधार पर अगर हम बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो 2-3 चीजें उभर कर आती है। बात मुद्दों के आधार पर मैं कर रहा हूं। 2-3 चीज उभर कर ये आ रही है कि मुद्दा नंबर 1 ये है कि मुद्दा नंबर 1 है कि एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी केवल नीतीश कुमार के ही खिलाफ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी यादव के भी खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी चिराग पासवान के भी खिलाफ है। मतलब जितने भी राजनेता हैं सबके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। क्यों? इसलिए है कि बिहार एक तीसरा विकल्प ढूंढने का प्रयास आज से नहीं बल्कि लगा 2015 से ही कर रहा है। 2005 में नीतीश कुमार एक बहुत ही बड़े आशा के साथ जीत कर आए थे, लालू राबड़ी देवी को हरा कर आए थे। 2010 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अपने कामों पे लड़ा और जीता। 2005 से लेकर 2010 के बीच में नीतीश कुमार की सरकार का जो शानदार जानदार प्रदर्शन रहा था उसका इनाम बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 3/4 सीटों नवाजी थी। यहां तक परिस्थिति हो गई थी विपक्ष की कि राष्ट्रीय जनता दल किसी प्रकार से रेंगते रेंगते 22 विधायक मात्र जीत पाए थे। कांग्रेस पार्टी के मात्र 4 एमएलए जीत पाए थे। उन 4 में भी 3 एमएलए थे पूर्णिया प्रमंडल से और वो 3 के 3 मुस्लिम उम्मीदवार थे। क्योंकि इसलिए मैं उदाहरण के लिए मुस्लिम बता रहा हूं, क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी होती है तो नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट कम मिलता है। ये बात केवल मैं आपके ध्यान में लाने के लिए ये बात बताई है मैंने कि 4 में 3 मुसलमान थे कांग्रेस पार्टी के एमएलए में, विधायकों में। तो ये क्रेज था नीतीश कुमार का। फिर 2015 का विधानसभा चुनाव, यदि नीतीश कुमार अकेले लड़े होते तो बिहार की राजनीति से 2015 में नीतीश कुमार खत्म हो गए होते।
जिसका ट्रेलर 2014 का लोकसभा चुनाव दिखा चुका था, जब 39 सीटों पर लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 2 लोकसभा सीट जीत पाई थी और 29 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, मतलब तीसरे नंबर पर थे। यह तो इतिहास है। लेकिन चूंकि आरजेडी के साथ तालमेल किया नीतीश कुमार ने, तो बच गए। मुद्दे बदल गए, मुद्दे बदल गए कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर ही आरजेडी को भी वोट देना तय किया, नीतीश कुमार के नाम पर ही कांग्रेस को भी वोट देना तय किया, क्योंकि उस समय तक लोगों को यह लग गया था कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होंगे बिहार के लिए। तो लोगों ने बिहार के हित में नीतीश कुमार की बात पर भरोसा किया। 2020 लोग जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं वो स्थिति 2020 से है। इस दौरान नीतीश कुमार ने इतनी पलटी मारी कि बिहार के लोगों का भरोसा नीतीश कुमार पर से खत्म हो गया और बिहार की जनता 2020 के विधानसभा चुनाव से ही तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। वो तीसरा विकल्प मजबूरी में एक मतदाताओं का बहुत बड़ा समूह है जो तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहता बिहार के अंदर, मैं बता रहा हूं। और ये मतदाता लगभग 60% है जो तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो तेजस्वी यादव को वोट डाल देते हैं। इसलिए दे देते हैं क्योंकि बीजेपी या ना जीत जाए। बीजेपी चुनाव जीत जाएगी किसी विधानसभा सीट पर या लोकसभा सीट पर, इसीलिए जो मतदाता तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहते वो भी तेजस्वी यादव को वोट डाल देते हैं। वही हाल इधर भी है नीतीश कुमार के साथ भी। नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर भी नीतीश कुमार को वोट देना, एनडीए को वोट देना उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि तेजस्वी यादव ना आ जाए। तो ये जो 2 ब्लॉक है बिहार की राजनीति में, मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग ये 60% है, वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है और इस तीसरे विकल्प की तलाश में लगातार लगा हुआ है, लेकिन तीसरा विकल्प मिलता नहीं है। और ये तीसरे विकल्प की बेचैनी कितनी ज्यादा है, 2-3 बातों से आपको मैं साबित करता हूं, फिर मैं आता हूं प्रशांत किशोर के मूल मुद्दे पर। चूंकि मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कि परिस्थितियां क्या है। उसका 2 सबूत मैं बता रहा हूं कि आज एनडीए ये बात बोल रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बात नहीं कह रही है कि 25 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, हाँ या ना, सच बोलिए। वही हाल महागठबंधन में है। तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आज तक ये कहने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात स्वीकार करने को तैयार कांग्रेस पार्टी नहीं है। साबित क्या होता है? साबित यह होता है, जो बात की चर्चा मैं कर रहा हूं, कि बिहार में 60% से अधिक ऐसी आबादी है जो न नीतीश को चाहती है न तेजस्वी को चाहती है। ऐसे लोग जो इन दोनों से निराश हैं, वो मुद्दों पे निराश हैं, बिहार के विकास के लिए निराश हैं, बिहार की बेरोजगारी से निराश हैं, बिहार के पलायन से निराश हैं, खराब कानून व्यवस्था से निराश हैं। ये मुद्दों के कारण निराश हैं। और जब प्रशांत किशोर इन मुद्दों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अपनी सभाओं में, तो प्रशांत किशोर को सफलता मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं। अभी बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर का, आप देखिए भीड़ कितनी जा रही है। नीतीश कुमार से अधिक भीड़ जा रही है उनके भाषण सुनने के लिए। तो ये वर्तमान परिस्थिति है और प्रशांत किशोर की हर सफलता इसी पर, सब बात पर निर्भर करेगी कि प्रशांत किशोर मुद्दों की धार को कितने अंदर तक जनता के पास पहुंचा पाते हैं। और दूसरा तय करेगा उनके उम्मीदवारों का चयन। कई बार आपके मुद्दे अच्छे होते हैं, उम्मीदवारों का चयन अच्छा नहीं है, तो फिर उम्मीदवार और मुद्दे दोनों मैच करना चाहिए, दोनों का स्तर मैच करना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था पर प्रवचन देने के लिए आप किसी बाहुबली को ले आएंगे मैदान में, तो फिर आम जनता आपको भी
इन्हीं दो की कैटेगरी में रखेगी। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोग तक मेरी बात पहुंची होगी कि प्रशांत किशोर के मुद्दे में क्या ताकत है, उसकी सफलता की संभावनाएं कितनी है। सफलता का परिणाम तो केवल चुनाव परिणाम ही बता सकता है, लेकिन जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का हम लगातार पॉलिटिकल आइडिया के मंच से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वैसे मैं एक चीज बताऊं, एक शिकायत दर्शकों से भी होती है। दर्शक भी चाहते क्या है कि एक तरफा बातें बताई जाए, एक तरफा। दर्शकों के दो वर्ग बटे हुए हैं, ये कई बार दुख देता है, तकलीफ देता है। दर्शक भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं दोनों तरफ के लोग। जबकि सच्चाई दूसरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हर विचारधारा के लोगों को आपको सुनना चाहिए, फिर आप तय कीजिए कि कौन सच बोल रहा है। एक ही व्यक्ति के अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। कहा जाता है ना कि हमारे आत्मा के अंदर पाप भी है, पुण्य भी है। तो तेजस्वी यादव में हर कुछ बुरा नहीं है, उनके अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। नरेंद्र मोदी में भी हर कुछ बुरा नहीं है, कुछ तो अच्छी चीजें हैं। राहुल गांधी में भी सब कुछ बुरा नहीं है, अच्छी चीजें भी है। प्रशांत किशोर में अच्छाई है तो बुराई भी है। हर उस अच्छे कार्यक्रम, नीति, नेता की प्रशंसा करना सीखना चाहिए, और अगर गलत दिखे तो जबरदस्त विरोध कीजिए, लेकिन गाली से नहीं, अच्छे शब्दों में, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, बिहार की प्रतिष्ठा बढ़े और अल्टीमेटली हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती हो। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सत्ता के 3 अंग जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब पर नियंत्रण करने की जिम्मेवारी मीडिया की है। मीडिया कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हर पक्ष का कान घुमाने की चाबी सिस्टम ने मीडिया को दिया है। एक पक्षीय कभी नहीं होना चाहिए मीडिया को। आज के लिए इतना ही।